ओके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा था हम लोग का। जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक देखते हैं। प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल, दो टाइप्स के सेल होते हैं। और किस टाइप के सेल हैं, किस चीज़ पर बेस्ड है, इसके स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, डिफाइंड है कि किनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, किनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है तो उसके जगह पे क्रोमोसोम्स है, तो वो सब के बारे में देखेंगे हम लोग। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक, अब इस शब्द का मतलब है, प्रो मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 1 में अगर डिफ्रेंशिएट करें ऐसे, पॉइंट नंबर 1 में यू, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब होता है पहले का, पुराने टाइप का, पुराने टाइप का, ठीक है। प्रो मतलब पहले पुराने टाइप के सेल्स जो डेवलप्ड नहीं हुए हैं, फर्स्ट एनिमल भी कह सकते हैं ऑफ अर्थ। सेकंड में आ गया कार्डियो, तो कार्डियोटिक क्या है ना, कार्डियो, प्रोकार्योटिक। तो कार्डियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, कार्डियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। इसमें भी दो शब्द हैं, यू कार्डियो। यू मतलब होता है वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड भी कह सकते हैं, वेल डिफाइंड ही कहेंगे। वेल डेवलप्ड में लग रहा है कि डिफाइंड कहेंगे तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये सारे जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं सेल में सब सही फंक्शंस कर रहे हैं और टोटली पूरा वेल डेवलप्ड हैं। तो वेल डेवलप्ड एक ही हो सकते हैं, वेल डिफाइंड पूरा सेल है। कार्डियो मीन्स न्यूक्लियस, कार्डियो मीन्स न्यूक्लियस। तो इसमें जो प्रिमिटिव आ रहा है, पुराने टाइप के जो न्यूक्लियस हैं, जिनमें ऐसे सेल जिनमें किस टाइप के न्यूक्लियस हैं, पुराने टाइप के न्यूक्लियस हैं। तो इसमें एक थर्ड पॉइंट भी देख लेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है किस टाइप के हैं, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसकी जगह पर क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियोइड क्या है, किस टाइप का लिक्विड है, ये देखते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स जो है ना, सिर्फ क्रोमोसोम्स भरे हैं, न्यूक्लियस के नाम पर न्यूक्लियस नहीं है। तो क्रोमोसोम्स हैं जो सिंगल हैं कि अपना रिप्रोड्यूस करे, तो उसमें इनहेरिटेंस के लिए इंफॉर्मेशन रखे क्रोमोसोम्स में होता है ना, आने वाले प्रोगेनी के लिए, या आप कह सकते हैं जाइगोट या बेबी यंग बॉन्ड के लिए जो भी इंफॉर्मेशन ये कंटेन किया रहता है क्रोमोसोम्स। ओके, इसका भी न्यूक्लियस देख ले। तो न्यूक्लियस की बातें हो रही है, तो न्यूक्लियस में किनका है, इनको न्यूक्लियस के बेस्ड पर किया गया है, ये समझना होगा। डिफरेंशिएट, दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। एक जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके जगह पर न्यूक्लियाइड होता है। तो दो टाइप के न्यूक्लियस के ऊपर इनको बेस्ड डिफरेंशिएट किया। अगर समझने की कोशिश करें कि न्यूक्लियस जो सेल हैं, न्यूक्लियर सेल लिखना चाहिए आप। तो न्यूक्लियर सेल दो टाइप के, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। एक में न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड, एक में न्यूक्लियस आपको डिफाइंड नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप अनियन सेल देख लें, तो अनियन सेल में ऐसा क्यों है कि न्यूक्लियस पहले पॉइंट पर इसका नाम रखा गया है, ऐसे आपको अनियन सेल मिलेगा, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। तो सबसे पहले डेंस न्यूक्लियस ही आपको दिखता है अनियन सेल का या कोई भी सेल का, तो इसीलिए न्यूक्लियस के इसको पहले डिफ्रेंशिएट किया है। अब आते हैं न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस इसका वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और इसमें सब कुछ होगा, क्रोमोसोम्स होगा, क्रोमैटिन मटेरियल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स इसमें कैसा है, इसमें जो क्रोमोसोम्स है सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, और इसमें 1 or 2 or more chromosomes are present, 2 or more chromosomes are present, ठीक है।
फिफ्थ में आ रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड, लास्ट में साइज डिस्कस करेंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स ये आप पहली बार सुन रहे हैं, तो ऑर्गेनल्स का मतलब होता है पार्ट्स, सेल के पार्ट्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, गोल्गी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी लिख लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो हम लोग को मालूम है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है प्लांट्स और एनिमल सेल में तो प्रेजेंट ही हैं, और उनमें मेम्ब्रेन भी है, मेम्ब्रेन लगा होता है ना, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, जैसे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में भी है। इसमें एब्सेंट है वो चीज़, मतलब सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट हैं और मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, तो इसमें कोई बात नहीं आता। 6 में साइज, जो अगला पॉइंट एग्जाम में पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका, इसमें क्रोमोसोम्स, स्टार लगा दीजिए, क्रोमोसोम्स इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, ये आप तो जान रहे हैं। न्यूक्लियस वाला भी इंपॉर्टेंट होगा, तो न्यूक्लियस वाला को भी स्टार लगा देते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हो गया, एब्सेंट हो गया। साइज देखते हैं, साइज क्या है इसमें और इसका साइज क्या है। साइज को समझने और उसके लिए लिखने के लिए हमको एक मैथ्स का टॉपिक समझना होगा कि सबसे पहले देखेंगे 1 माइक्रोन क्या होता है। 1 माइक्रोन क्या होता है कि सुने होंगे 1 माइक्रोन, इतना माइक्रोमीटर, इतना माइक्रोमीटर कोई सेल है। ये माइक्रोन का वैल्यू होता क्या, देखिए कितना छोटा है, 1 मिलियंथ ऑफ 1 मीटर। 1 माइक्रोमीटर जिसको हम लोग कहते हैं, वो मतलब होता है कि 1 मीटर जैसे 100 सेंटीमीटर है, उसका 1 मिलियंथ पार्ट कर दीजिए, उतना छोटा होता है हमारा 1 माइक्रोन। तो यहाँ पे जो 1 माइक्रोन होगा, इसका जो पार्ट होगा, ठीक है, तो इसका कहाँ से कहाँ तक रेंज देखा गया है। जैसे एक चीज़ बता देते हैं, विजिबिलिटी जो इंसान का है ना, वो विजिबिलिटी कहाँ तक है, देखिए, ये मान लीजिए 0 to 1 सेंटीमीटर है, तो आप 1 सेंटीमीटर का कोई भी चीज़ तो अपने खुले आंखों से बंद, मतलब नेकेड आई से तो देख ही सकते हैं, ठीक है, आँख से दिख जाएगा, आई से विजिबिलिटी है ना, यहाँ से यहाँ तक विजिबिलिटी है ना, विजिबिलिटी यहाँ तक है, कोई भी चीज़ आपको विजिबल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। अब आते हैं 0.5 सेंटीमीटर में, तो इसको ध्यान से समझिएगा, 0.5 सेंटीमीटर का भी विजिबल है, ये भी विजिबल है। अब आता है 0.1 जो सेंटीमीटर के होंगे, कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9, तो 0.1, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3, 0.4, 0.6। हमको ये समझना है कि कितने टाइप्स के, और फिर 1.0 डेट इज 10 मिलीमीटर, तो ये तो 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। क्या 1 कैसे होता है 1 मिलीमीटर, 1/10 ऑफ अ मीटर, ये होता है, मीटर नहीं ना, सेंटीमीटर, वो तो 100 हो गया ना, नहीं 1/10 ऑफ अ, ठीक है, इसलिए 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, तो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। आइए 10 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। विजिबिलिटी हम लोग को समझना हो, कौन सा ऑर्गेनिजम्स हम लोग को दिख सकते हैं, कौन से नहीं अपने आंखों से, तो वो है विजिबिलिटी 0.1, ये भी आपको दिख जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर का कोई भी चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये भी विजिबल है। लेकिन अब समझिएगा 0.1 के पहले चलाएगा, अब इसका भी पार्ट्स खोल दे, जो हम लोग 9th क्लास में मैथ्स में पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम में था कि ऐसे करके जूम कर दिया जाता था, याद होगा, मैग्नीफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो ये तो आपका 0 है, और 0 से पीछे नहीं जाना है, 0 ही पे रहना है, 0 से
0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर कह सकते हैं इसको। अब इसमें भी 10 पार्ट्स हो गए, तो ये 0.5 मिलीमीटर हो गया। अब ये आपको नहीं दिखेगा, ये सब पार्ट आपको अब नहीं दिख सकता है, क्योंकि स्केल का ना आप देख सकते हो, उसके बाद आप देख लोगे ऑर्गेनिजम्स तो मुश्किल होगा, क्योंकि वो स्टिल रहेगा नहीं। तो ये कितना हो गया बताइए, 0.1 मिलीमीटर है ये, 0.1 मिलीमीटर, फिर 0.2 मिलीमीटर, फिर 0.3, 0.4, 0.6, ऐसे करके आपको पता है कितना जाना है। वैसे करके आपको पूरा मतलब मीटर है तो मिलियन तक जाना है। इसका फिर से मैग्नीफिकेशन खोलना है, फिर से मैग्नीफिकेशन 9th क्लास वाले समझ रहे होंगे। फिर से ये खुलेगा 0.5, फिर 1.0, फिर 0 के बीच में, ऐसे समझना है आपको। फिर से 10 पार्ट्स में खोलना है, फिर 10 पार्ट्स में खोलना है, फिर 10 पार्ट्स में खोलना है। ऐसे खोलते खोलते कहाँ तक जाना, 1 मिलियन तक जाना है, तब जाके ये आएगा 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर, इतना बार नीचे जाना है आपको। ये होता है मैग्नीफिकेशन। टॉपिक मैथ्स में पढ़े होंगे। तो 1 माइक्रोन तक कैसे चले गए, तो फिर वो तो आपको नेकेड आई से और दिखेगा ही नहीं, नॉर्मल आई से। ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना होगा। तो इसको मिटा देते हैं और इसमें लिखते हैं कि 1 to 5 माइक्रोन या माइक्रोन ऐसे लिख देते हैं। 1 to 5 माइक्रोन का रहता है इसका साइज, और इसका साइज बड़ा होगा क्योंकि वेल डिफाइंड है, तो उसका साइज भी ज़्यादा ऑक्यूपाई स्पेस रहेगा। हर तरह का इसमें पार्ट्स है। तो ये कुछ है कि 5 से 100, 5 to 100 तक माइक्रोन है ये। फिर भी ये नहीं दिखता है, दोनों नहीं दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना होगा। माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाए थे, वो एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देखिए क्रोमोसोम्स के बारे में एक डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा। ये इसका फूड है, ये इसका टेल, सीलिया, और बताइएगा कि कौन सा ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बुक में दिया है आपका, तो बुक पढ़िएगा तो बताइएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये। ये क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, डेंस रहता है, न्यूक्लियोइड रहता है ये। इसमें क्रोमोसोम्स भरे होते हैं। क्रोमोसोम्स जो शब्द है ना, सब बायोलॉजी का जो भी शब्द आता है वो सभी समझने के लिए है। जैसे उसको आप समझ सकते हो तोड़ के कि उसका मीनिंग क्या है। वो बिल्कुल ऐसे नाम नहीं रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर राइबोसोम बना लीजिए, क्योंकि ये खाना तो कुछ ना कुछ खाएगा ही। तो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर, प्रोटीन मैन्युफैक्चरर। प्रोटीन बनाने का काम आता है और उसको इससे खाना मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया। इसका नाम आप बताइएगा, एक और बना देते, बड़ा फेमस है इसका भी नाम, हम सभी का दोस्त, समझ रहे होंगे। तो ये तो इसका न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड। यहाँ पे फूड बना देते हैं, राइबोसोम भी होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इसमें अच्छा से बना देना, ये तो ये नहीं बनाएंगे, ये तो सब जानते हैं हम लोग। इसमें एनिमल सेल प्लांट सेल का बनाना था। तो एनिमल सेल प्लांट सेल का बनाना है, तो प्लांट सेल का बनाने के लिए आपको बिल्कुल ऐसे सीधा लॉन्गिट्यूड बनाएगा। पेड़ सीधा होता है ना, तो लॉन्गिट्यूड में आसान होगा, लॉन्गिट्यूडनल बनाइएगा। बीच में वैक्यूल रहता है और साइड में न्यूक्लियस रहता है। ये फूड वैक्यूल रहता है और साइड में आपका न्यूक्लियस रहता है, और ऐसे करके बिल्कुल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी अपैरेटस है ना, रहता है, याद होगा। तो जो पढ़ लिए आगे रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए आसान है समझना, और ऐसा हम बता देंगे। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया कितना इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, गोल्गी अपैरेटस हो गया, फिर ऐसे डॉट डॉट रहता है। ये प्लांट सेल है। कौन सा सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, अच्छा से नोट कीजिए। ठीक है। अब एनिमल सेल देख लेते हैं। एनिमल सेल का कोई उतना खास स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा,
कैसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, इसलिए स्पेरिकल भी बना सकते हैं इसको स्पेरिकल ही बनाते हैं समझने के लिए, है ना। ये बीच में न्यूक्लियस आ गया, फिर यादों का बिल्कुल ऐसा ही बनता है। ये गोल्गी apparatus है, तीन स्टैक्स में रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये रहा आपका साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो भूलना भी नहीं है, बताएंगे क्यों, जब आप पढ़ लीजिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा समझ में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करती है, एनिमल सेल हो गया, ये किसी में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। अब ये सेल वॉल है, क्या है ये, सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। और सेल वॉल सिर्फ इसी में होगा, उसमें सेल वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर में रहता है, इन्वायरमेंट के कनेक्शन में आता नहीं है। टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन के बाद सिस्टम के बाद पूरा आता है आपका पूरा, क्या आता है ना, बॉडी। तो समझना होगा कि ये डायरेक्ट ना, प्लांट सेल जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, इसीलिए इसको और रिजिड सपोर्ट चाहिए। पेड़ होता है ना, उससे बड़ा फल रहता है, भारी रहता है, और उसको हवा और कई एजेंट से, बर्ड्स, इंसेक्ट से बचाने के लिए भी सेल वॉल इसको बहुत हेल्प करता है। बाद में बताएंगे कि किस तरीके से अगर सेल ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर ले या, है ना, तो फट सकता है इसका सेल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको रोकने के लिए भी सेल वॉल है। तो ये डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा आपका। उसके बाद कर लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस है, तो जो दोनों में है ऐसा एरो करके बना देंगे, ठीक है। फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी लिख दीजिए, जब पढ़ाएंगे तो इंडोप्लाज्मिक में दो है, दो टाइप्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया। राइबोसोम नहीं भूलना है हम लोग को, राइबोसोम डॉट डॉट राइबोसोम रहेगा, राइबोसोम पूरे सेल में प्रेजेंट है। फैट्स, लिपिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया भी याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो नोट यहाँ पे लिख ही देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लाइजोसोम भी नहीं भूलना है, लाइजोसोम सब प्रेजेंट होगा ही, लाइजोसोम्स दोनों में है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ लाइजोसोम्स नहीं है प्लांट सेल में, तो आप नेट पे चेक कीजिए, उसमें दिया हुआ है, और बताइए कि गलत कहीं लिखा है। एनसीईआरटी पर आना है, सही पढ़ना है। इसमें भी हो गया। ये क्या है, बीच में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल में खाना होता है, स्टोरेज एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे वैक्यूल होगा, बहुत छोटा होगा, किसी किसी में नहीं भी होता है, लेकिन होगा तो बहुत छोटा होगा एनिमल सेल में। ये सब हो गई बातें। अब आते हैं क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स के बारे में हम बताए थे कि आपको बताना है क्या होता है क्रोमोसोम्स। देखिए, क्रोमोसोम्स का भी अलग जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। क्रोमो और इसका शब्द का मीनिंग समझिए। क्रोमो मतलब क्या और जोम्स मतलब क्या। अगर क्रोमोसोम्स के ऊपर आ गया लिखने, तो आप बस शुरू का ये लाइन भी लिखेगा तो ये सही है, आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। क्रोमोसोम से इनहेरिटेंस रखता है अपने अंदर, है ना। XY वाला हम लोग में क्या है, बॉयज़ के लिए XY, गर्ल्स के लिए XX। तो क्रोमो मतलब होता है कलर्ड। इसका मतलब क्या है, क्रोमो मतलब कलर्ड, जोम्स यानी थ्रेड, कलर्ड थ्रेड, कलर्ड थ्रेड। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको लिखिए। एक और बात यहाँ पे हम बता देते हैं, जो कि बाद में पढ़ाएंगे तो आएगा। सेंट्रियोल जो हम लिखवाए होंगे, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है फूड वैक्यूल के ऊपर, सेंट्रियोल। ठीक है, ये जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल, क्रोमोसोम्स हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। तो सेंट्रियोल है, और कोई टॉपिक बच नहीं रहा, बस यही बताना है। सेंट्रियोल प्रोटीन कंटेंट की रहता है। इसमें सिर्फ ऐसे लिखेंगे हिंदी में मिला के, सिर्फ प्रोटीन भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, प्रोटीन भरे होते हैं। अब पूछ दे कि कौन सा प्रोटीन, तो उसका नाम है ट्यूबुलिन। ये आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं, ऐसे ही साइड में आउट ऑफ सिलेबस बताते रहेंगे। प्रोटीन भरे होते हैं सेंट्रियोल में, सब प्रोटीन से ही लाइफ है, ट्यूबुलिन इसका नाम है।